औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाहु अला नबीना वसल्लम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंसेस को कैसे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस्तेमाल होते हैं उन कामों के लिए जो कि जब आप बात कर रहे हों और उस वक़्त वो चल रहे हों। तो जब आप उनके बारे में बताते हैं तो आप कहते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि जी खाना पक रहा है, वो सफ़र से आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो रहा है, रहे हैं, रही हैं, इस किस्म के जो यानी कि जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन पर सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं, तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसेस होते हैं और इसमें आप बताते हैं कि कोई काम इस वक्त चल रहा है। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सब्जेक्ट के बाद जो है इज एम आर आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है और उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव का जब हम पैसिव बनाते हैं तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है लेकिन अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, और इज एम आर जो है वो अपनी जगह भी बरकरार रहता है और उसके बाद जो है आप बीइंग का इजाफा करते हैं और वर्ब की जो आई एन जी वाली फॉर्म होती है अब उसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं और उसके बाद बाय लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो आखिर में चला जाता है। और क्योंकि अब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया तो वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील होगा, क्योंकि जब फॉर्म जब प्लेसेस तब्दील होती हैं सब्जेक्ट्स की और ऑब्जेक्ट की तो उनकी शक्लें भी तब्दील हो जाती हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है वो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है और अगर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है तो फिर वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर आता है। कुछ मिसालों से हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे लिखा है कि आई एम हेल्पिंग यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। आई आपका सब्जेक्ट है, एम आ गया इज एम आर में से और उसके बाद जो है हेल्प के साथ आपने आई एन जी लगाया, हेल्पिंग हो गया और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगाया। जब आपने इसको पैसिव में तब्दील किया तो आप यू को पहले ले आए, यानी कि यू जो कि पहले ऑब्जेक्ट की जगह पर था अब वो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। अब यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स एक ही होती हैं तो लिहाजा हमने यू को यू ही रहने दिया। यू आर बीइंग, तो रूल के मुताबिक हमने यहाँ पर जो है बीइंग लगाया और उसके बाद हमने जो वर्ब था हमारा उसको हमने उसकी थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया। यू आर बीइंग हेल्प्ड, आपकी मदद की जा रही है, बाय मी। अच्छा देखें कि अगर आप इसको यहाँ तक इसको स्टॉप करके पढ़ते हैं इंग्लिश में और कहते हैं कि यू आर बीइंग हेल्प्ड, तो इसका मतलब होगा कि आपकी मदद की जा रही है। और अमूमन जब इंग्लिश में पैसिव सेंटेंसेस लिखे जाते हैं तो उनमें सिर्फ जो काम हुआ होता है उसी को बयान किया जाता है और क्योंकि काम करने वाले की जो है उसमें सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं रहती है बल्कि जो काम हुआ होता है उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है पैसिव वॉइस के अंदर, तो लिहाजा अमूमन वो नहीं आता है। लेकिन बहरहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हमने यहाँ पर जो है बाय के बाद हम यहाँ पर मी लगाएंगे और उसके बाद जो है आप देखें नेक्स्ट देखें कि आर यू बीइंग हेल्प्ड। अब ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है। आपने देखा कि क्वेश्चन सेंटेंस में आर पहले आ रहा है, इज एम आर में से सब्जेक्ट से पहले आपने आर लगा दिया और उसके बाद आई एन जी लगाया आपने वर्ब के साथ सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाया। और जब आपने इसको पैसिव में तब्दील किया तो अब मी जो था यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था और नेचुरली अब आप इसको जो है सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो आप इसको आई में तब्दील करेंगे और जब आप इसको आई में तब्दील करेंगे तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज एम आर में से एम लगता है, ठीक है ना। तो लिहाजा अब आप आर को यहां पर यूज नहीं करेंगे बल्कि आई की मुनासबत से यहां पर एम यूज करेंगे। और आपने कहा कि एम आई बीइंग हेल्प्ड बाय यू, यानी कि आपने एम पहले लगाया और ऑब्जेक्ट को उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में तब्दील करके बीइंग लगाया उसके बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद आपने बाय लगाया और यू आखिर में चला गया। यू जो कि पहले सब्जेक्ट था और अब जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहाँ पर जो है हमने जैसा कि वाजे किया है स्टूडेंट्स के प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव में जो है वो इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है और उसके बाद जो है आप वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन जब आप उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो आप इज एम आर पहले लगाते हैं और अब इज एम आर जो है वो लगेगा आपका जो ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आया है और उसने जो भी शक्ल इख्तियार की है उसकी मुनासबत से, ठीक है। ये ऊपर वाला इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट की मुनासबत से होगा और नीचे वाला इज एम आर जो है वो ऑब्जेक्ट की मुनासबत से होगा, तो ये तब्दील हो जाएंगे। जैसा कि इस सेंटेंस के अंदर ये हुआ कि यू के साथ आर लगता है तो एक्टिव सेंटेंस के अंदर आर लगा हुआ है, लेकिन मी को जब आपने सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आए तो आई बन गया और आई के साथ एम लगता है तो आपने यहाँ पर एम लगाया, ठीक है। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो आप इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट को अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे
और इज एम आर उसी की मुनासबत से लगेगा और उसके बाद आप बीइंग लगा के वर्ब को आईएनजी वाली फॉर्म जो थी उसको आपने उसकी थर्ड फॉर्म में अब तब्दील कर दिया और बाय लगाकर आपने सब्जेक्ट लिख दिया आखिर के अंदर, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर आ गया। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो फिर क्या रूल्स होंगे कि सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर लगाते हैं और उसके बाद आप नॉट लगाते हैं और उसके बाद आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि वी आर नॉट हेल्पिंग दैम, तो वी आर नॉट हेल्पिंग दैम सब्जेक्ट, उसके बाद आर आया और नॉट और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और फिर दैम। अब जब आपने इसको पैसिव में तब्दील किया तो आपने दैम को दे में तब्दील किया, ठीक है। अब दैम को जब आप दे में तब्दील करेंगे तो जैसे वी के साथ आर लगता है तो दे के साथ भी आर लगता है, तो लिहाजा हमने आर को वैसा ही रहने दिया, तो दे आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अस। और यहाँ पर आप देखें कि वी जो था उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपने यहाँ पर अस में तब्दील कर दिया इसको। तो रूल यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने वाज़ेह किया हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर, और उसके बाद अब जो नया आपका सब्जेक्ट है उसकी मुनासबत से आप इस एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप उसके साथ प्लेस करेंगे और उसके बाद नॉट लगा के बीइंग लगाएंगे और फिर वर्ब को उसकी थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देंगे और उसके बाद जो है आप बाय लगाकर जो है सब्जेक्ट आखिर में जो है लगाएंगे लेकिन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। कुछ मजीद एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसा कि है कि आर दे नॉट हेल्पिंग मी, तो आपने जब इसको चेंज किया पैसिव में तो आपने कहा कि एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम, तो मी जो था वो अब आपका सब्जेक्ट बना है, तो आप मी के साथ जो है आपने क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस था तो यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब को अब यहाँ पर भी जो है शुरू में ही रखा और आपने कहा कि एम आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम, तो दे की जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आखिर के अंदर आ गई, देम आ गई। आसिम इज ओपनिंग शॉप, आसिम शॉप खोल रहा है, तो आप जो है इसको आपने यहाँ पर रखा कि शॉप इज बीइंग ओपन्ड बाय आसिम, ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं उनको थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसा कि लिखा है कि आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स, मैं आपको हकीकतें बता रहा हूँ, मैं आपको सच्चाइयाँ बता रहा हूँ, तो आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स। तो अब आप जब इसको पैसिव में तब्दील करेंगे तो क्या होगा, फैक्ट्स आर बीइंग टोल्ड टू यू बाय मी, ठीक है। तो फैक्ट्स आर बीइंग टोल्ड टू यू बाय मी, तो आप देखिए कि फैक्ट्स जो है आपका यहाँ पर आ गया और आप यहाँ पर जो आपके पास हकीकत में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि फैक्ट है और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि यू है। तो आपने जो है, और ये मैं आपको पहले जब हमने एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस की एक वीडियो की थी तो उसके अंदर आपको मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स किस किस्म के होते हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें उसमें समझ आएंगी और वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो है सिंपल सेंटेंसेस को समझने के लिए। एनीवे अब आप देखिए कि आप यहाँ पर इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पहले हमने इसको यूज किया कि फैक्ट्स आर बीइंग टोल्ड टू यू बाय मी, लेकिन आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यू आर बीइंग टोल्ड फैक्ट्स बाय मी, तो यू आर बीइंग टोल्ड फैक्ट्स बाय मी, ऐसे भी हो सकता है। वी आर सेविंग देम फ्रॉम डेंजर, हम उन्हें खतरों से बचा रहे हैं। तो अब दैम जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपने इसको शुरू में लगाया और जब आप शुरू में लगाएंगे तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, दे में। तो आप कहते हैं कि दे आर बीइंग सेव्ड, ठीक है। आप देखिए कि सेव को जो है आप उसकी ईडी वाली फॉर्म में तब्दील करेंगे कि दे आर बीइंग सेव्ड बाय अस, तो वी जो है वो अस में तब्दील हो जाएगा। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है याद करें कि ये जितने भी प्रोनाउंस होते हैं इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म्स और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो करना चाहते हैं। उस तरीके से आप देखिए कि दे आर थ्रेटनिंग अस, वो हमें धमकी दे रहे हैं, तो वी आर बीइंग थ्रेटन्ड बाय दैट। और इसी तरीके से कुछ और भी यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको देख सकते हैं, आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर आप इनको तब्दील कर सकते हैं। और एक बेस्ट इसका तरीकेकार ये भी है स्टूडेंट्स कि आप वर्ब्स लें, उन वर्ब्स के ज़रिए से कंटिन्यूस के सेंटेंसेस बनाइए और फिर उनको जो है यानी कि तीनों चारों फॉर्म्स के अंदर जो है उनके सेंटेंसेस बनाएं। जैसे आपने एक वर्ब लिया यहाँ पर रिपेयर, तो आप कहते हैं कि आई एम रिपेयरिंग शूज़, और उसके बाद आपने कहा कि
शूज आर बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। उसके बाद आपने उसको इंटरोगेटिव में तब्दील किया कि एम आई रिपेयरिंग शूज, तो उसके बाद आप कहेंगे कि आर द शूज बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। और उसी तरीके से आप उसको कहेंगे आई एम नॉट रिपेयरिंग द शूज आर नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। तो इस तरीके से जो है आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप वर्ब्स लें और उनके जरिए से उनके पहले एक्टिव सेंटेंसेस बनाएं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, और फिर आप उनको पैसिव वॉइस के अंदर तब्दील कीजिए और उसके बाद आप उनको अपने टीचर्स को दिखाइए और यकीनन आपके टीचर्स जो हैं वो एक ही नज़र डालेंगे आपके पेज पर और आपको बहुत सारी आपकी जो है ना रहनुमाई वहाँ पर फरमा देंगे। तो दैट इज़ हाउ यू कैन लर्न इट बेटर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ही ज़्यादा जो है ये कॉन्सेप्ट जो है आप आसानी से सीख जाएंगे, इस पर ग्रिप हासिल कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियोस बनाने की एक अहम जो अप्रोच है वो यही है कि मैं इतनी सादगी से आपके साथ बात करूं कि एक मदरसे का स्टूडेंट भी जो है जो कि बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहता है, उसके लिए भी ये रूल्स जो हैं वो आसान हो जाएं। तो क्योंकि जब ये रूल्स आसान होंगे तो तभी आप आगे जाकर जो हैं ज़्यादा हायर लेवल का ग्रामर सीख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें जब आप एक दफ़ा मास्टर कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको तेज़ी से आप जो हैं सीखें, समझें, प्रैक्टिस करें, और ताकि जब हम बाद में ज़्यादा हायर लेवल के ग्रामर के ऊपर जाएं तो वहाँ पर जो है आपको उन चीज़ों को भी सीखने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। थैंक यू।